हम लोग बच्चों पिछले क्लास में डीएनए से संबंधित कुछ बात पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, इसका खोज किसने किया, कैसे हुआ, फिर डीएनए केंद्रक के अंदर कैसे पैक होता है, उसके बाद डीएनए का बनावट कैसा, ये सारी बातों का चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन किस विधि से होता है और डीएनए रेप्लिकेशन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म क्या है। तो उस दिन हम बताए थे कि डीएनए से डीएनए बनने की घटना कहलाती है डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए से डीएनए बनने की घटना, डीएनए के द्वारा डीएनए बन जाने की घटना डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाती है। चर्चा किए थे हम उस दिन। फिर डीएनए से आरएनए बनने की घटना अनुलेखन कहलाती है, जो कोशिका के अंदर केंद्रक में घटित होता है। यानी कि डीएनए से आरएनए बनना या डीएनए से डीएनए बनना। तो ये मतलब सबसे पहले हम जानेंगे कि डीएनए से डीएनए बनने की घटना डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाती है, डीएनए से आरएनए बनने की घटना अनुलेखन कहलाता है, और ये डीएनए से आरएनए बनने की घटना कहाँ होती है? कोशिका के अंदर केंद्रक में। फिर आरएनए से प्रोटीन बनने की घटना स्थानांतरण कहलाती है, जो कोशिका द्रव में संपन्न होता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं कि डीएनए में जो प्रतिकृतिकरण होता है, प्रतिकृतिकरण क्या होता है? डीएनए प्रतिकृतिकरण का माने हुआ डीएनए से डीएनए का बनना। तो कह रहा है कि प्रतिकृतिकरण का तो बहुत सारा मेथड होता है। जैसे प्रतिकृतिकरण 3 मेथड से होता है। अब मान लिया जाए जैसे एक मेथड कहलाता है डीएनए का, एक मेथड को हम कहते हैं जैसे कि संरक्षी विधि। एक डीएनए प्रतिकृतिकरण का एक मेथड हुआ संरक्षी विधि। संरक्षी विधि में क्या है कि आपका डीएनए का, ये मान लीजिए पुराना डीएनए है, इसका दोनों स्ट्रैंड कंजर्व है, इसको कंजर्व रखते हुए 2 नया डीएनए बन गया, तो इसको कहेंगे डीएनए का संरक्षी विधि। डीएनए प्रतिकृतिकरण का संरक्षी विधि इसको कहेंगे। अब दूसरा है, इसे कहा जाएगा डीएनए का, एक हो गया डीएनए का संरक्षी विधि, एक होता है डिस्पर्सिव विधि। डीएनए प्रतिकृतिकरण का डिस्पर्सिव विधि। डिस्पर्सिव विधि में क्या होता है कि मान लिया जाए ये डीएनए है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो पुराना डीएनए है ये डिस्पर्स होगा, धीरे 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 ये गायब हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, और इसके बदला में क्या होगा? नया डीएनए स्ट्रैंड बन गया। पहला हो गया डीएनए प्रतिकृतिकरण का संरक्षी विधि। संरक्षी विधि में क्या होता है कि डीएनए जो है पहले वाला वो पूर्ण रूप से संरक्षित है, उसमें कहीं कुछ नहीं हो रहा है, 2 नया स्ट्रैंड बन गए। एक होता है डिस्पर्सिव विधि। डिस्पर्सिव विधि, इसमें पुराना डीएनए क्या हुआ कि धीरे धीरे डिजॉल्व हो गया, डिस्पर्स हो गया, तितर बितर हो गया, टूट गया, उसके जगह पर नया डीएनए बन जाता है। लेकिन वाटसन और क्रिक महोदय जब वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिए थे डीएनए का, तो उन्होंने बताया था कि डीएनए प्रतिकृतिकरण होता है, और डीएनए जो अपना नया डीएनए बनाता है तो उसमें क्या होता है कि जो डीएनए द्विहेलिकल संरचना है, इसमें क्या होता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं, और एक इस दोनों नए स्ट्रैंड, दोनों पुराने स्ट्रैंड को आधार मान करके 2 नया स्ट्रैंड बन जाता है। यानी कि यह द्विहेलिकल संरचना हुआ, ये खुला, और इसको आधार मान करके, इसको आधार मान करके 2 नया स्ट्रैंड बन गया, ठीक है। इसको कहते हैं डीएनए प्रतिकृतिकरण का अर्धसंरक्षी विधि। यानी कि वाटसन और क्रिक ने कहा था कि डीएनए में जो प्रतिकृतिकरण होता है अर्धसंरक्षी विधि से होता है। तो अर्धसंरक्षी विधि क्या है कि जैसे मान लिया जाए ये आपका डीएनए है, ठीक है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, 3 प्राइम से 5 प्राइम डीएनए मान लीजिए, 5 प्राइम से 3 प्राइम है, दूसरा स्ट्रैंड है 3 प्राइम से 5 प्राइम। तो इसमें कह रहा है कि ये आपको, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुले। अब ये मान लीजिए 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम होगा,
और ये 3 प्राइम है। तो ये डीएनए है, इसके जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड है खुले। अब इस दोनों स्ट्रैंड को आधार मानकर, टेम्पलेट मानकर 2 नया स्ट्रैंड बन गया। एक स्ट्रैंड इधर से बन गया, फिर एक स्ट्रैंड इधर से बन गया। अब इसके हेल्प से 2 नया डीएनए बन गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि। काहे अर्ध संरक्षी? कि हम देख रहे हैं कि जो 2 नया डीएनए बना, अब मान लिया जाए इसमें ये ओल्ड स्ट्रैंड हो गया, ओल्ड के लिए ओ लिख दिए, इसको न्यू के लिए न्यू लिख दिए, ये ओल्ड हो गया, ये न्यू स्ट्रैंड होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की जो अर्ध संरक्षी विधि है, इसमें क्या होता है कि डीएनए, पुराना जो डीएनए है वो खुलता है और उसके 2 पुराने स्ट्रैंड को आधार बन करके 2 नया स्ट्रैंड बन जाता है। और इस तरह से जो 2 नया डीएनए बनता है, एक डीएनए से जो 2 नया डीएनए बना, उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला रहता है, एक लड़ी पुराना वाला रहता है और एक स्ट्रैंड नया बन जाता है। यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की अर्ध संरक्षित विधि का मतलब हुआ वह विधि जिसमें एक डीएनए के हेल्प से 2 नया डीएनए बने और उस नए बने डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना वाला रहे और एक नया रहे, एक पुराना वाला रहे, एक नया वाला रहे, नया बने। मीन्स इसमें क्या देखते हैं, इसका नाम है अर्ध संरक्षी। मतलब आधा जो है, जो नया 2 डीएनए बना उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला है, यानी कि आधा स्ट्रैंड इसका सेफ है, नया बस एक नया स्ट्रैंड बना है। इसमें भी वही है, एक ओल्ड स्ट्रैंड है और एक नया है। तो अर्ध संरक्षित विधि, जिसे देखिए ये हो गया संरक्षित विधि, इसमें डीएनए का पूरा संरक्षित है, इसके बदला में 2 नया बन गया। ये डिस्पर्सिव विधि, ये गायब हो गया, टूट गया, तितर बितर हो गया, 2 नया बन गया। ये कह रहा है अर्ध संरक्षित विधि। अर्ध संरक्षित विधि में क्या होगा कि डीएनए का 2 स्ट्रैंड खुला और वो आधार का काम किया, जिसको टेम्पलेट या आधार मानकर 2 नया स्ट्रैंड बन गया। और इस तरह से एक डीएनए से जो 2 नया डीएनए बना, उस नए जो 2 नया डीएनए बना, उसमें एक डीएनए में क्या होगा कि एक स्ट्रैंड या एक लड़ी पुराना वाला रहेगा, एक नया रहेगा, एक पुराना वाला रहेगा, एक नया वाला रहेगा। यानी कि डीएनए से 2 डीएनए बना, 2 नए बने डीएनए में एक स्ट्रैंड पुराना वाला है, एक नया वाला है। तो इस तरह से डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है, इसको हम कहते हैं अर्ध संरक्षी विधि। डीएनए प्रतिकृतिकरण का अर्ध संरक्षी माने आधा संरक्षित रहा विधि। ठीक है, अब डीएनए प्रतिकृतिकरण संरक्षित विधि से नहीं होता है, डिस्पर्सिव विधि से नहीं होता है, डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षित विधि से ही होता है। इस बात को सबसे पहले मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल नामक 2 वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग से सिद्ध किया। यानी कि मेसेल्सन और स्टाहल ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया कि डीएनए में जो प्रतिकृतिकरण होता है वह अर्ध संरक्षित विधि से ही होता है। तो अब हम लोग को देखना है, अब हम लोग पढ़ेंगे डीएनए प्रतिकृतिकरण का अर्ध संरक्षित विधि। इसका और इस अर्ध संरक्षित विधि को दिखाने के लिए हम पढ़ेंगे मेसेल्सन और स्टाहल का एक्सपेरिमेंट। ये 5 नंबर में आपके बिहार बोर्ड में कई बार आया है यह प्रश्न कि एक्सप्लेन मेसेल्सन एंड स्टाहल्स एक्सपेरिमेंट टू शो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। यानी कि डीएनए प्रतिकृतिकरण का अर्ध संरक्षित विधि दर्शाने हेतु मेसेल्सन और स्टाहल एक्सपेरिमेंट को की व्याख्या करें। ये 5 नंबर में कई बार आपके बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले डीएनए प्रतिकृतिकरण का मतलब क्या हुआ कि एक डीएनए के हेल्प से नया डीएनए बना देना। यानी कि डीएनए के हेल्प से पुराने डीएनए है उसके हेल्प से जो नया डीएनए बन जाता है, पुराने डीएनए या डीएनए जो वर्तमान में है उसके हेल्प से जो डीएनए का फोटोकॉपी बन जाता है, जो नया डीएनए बनेगा उसे कहते हैं प्रतिकृति। तो डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका के अंदर किस विधि से संपन्न होता है? अर्ध संरक्षित विधि से संपन्न होता है। अब अर्ध संरक्षित विधि से ही होता है
इसको मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाहल नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध करके दिखाया है। और इसके लिए उन्होंने इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु पर प्रयोग किया और इसको सिद्ध करके दिखाया कि हाँ, डीएनए में जो प्रतिकृतिकरण की विधि है वो अर्ध संरक्षणीय है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अभी तक अगर आप एनसीईआरटी नहीं निकाले हैं तो आप बुक को निकाल लीजिए और हम जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे पढ़ते जाइए, ठीक है। और रफ कॉपी भी रखिए, नोट करते जाइए। आप 2 बार वीडियो देखिएगा और 1 बार बुक को ढंग से पढ़ लीजिएगा। मेरा दावा है कि आपको याद हो जाएगा और फिर आप बुक के हेल्प से अपना एक नोट्स बना लीजिए। मेरा जो हम बोर्ड पर लिख रहे हैं उसको देखकर बुक पढ़ करके अपना नोट्स बनाइए। वह नोट्स मेरा दावा है कि आपकी बायोलॉजी वाले सर से बहुत अच्छा नोट्स होगा, आपकी जानकारी भी बहुत अच्छी होगी, आपसे कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बुक को बार बार पढ़ें। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे मेसेल्सन और स्टाहल महोदय के द्वारा इस्चेरिचिया कोलाई पर एक्सपेरिमेंट करके यह दिखाया गया कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षित विधि से ही होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि इनके द्वारा यानी कि मेसेल्सन और स्टाहल के द्वारा अपने प्रयोग हेतु इस्चेरिचिया कोलाई को लिया गया और इसको लैब में ग्रो कराया गया। अब देखिए क्या हुआ है। तो पहले हम प्रयोग को ध्यान से देखेंगे। उन्होंने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब लिया। टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली। इस परख नली में उन्होंने इस्चेरिचिया कोलाई को, इस परख नली है, इसमें पोषक माध्यम लिया गया, न्यूट्रिटिव मीडियम या पोषक माध्यम लिया गया, ठीक है। और ये मान लीजिए आपका इस्चेरिचिया कोलाई है। इस्चेरिचिया कोलाई या ई कोलाई एक कॉमन आपको जीवाणु है, फेमस जीवाणु है। यह ई कोलाई हमारे शरीर में भी पाया जाता है, हमारे बड़ी आंत में पाया जाता है ई कोलाई, जो हमारे लिए लाभदायक भी होता है। तो यही ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई, यह क्या है? एक जीवाणु है। तो इसको इन्होंने इसमें ग्रो कराया, ठीक है। अब मान लिया जाए ई कोलाई इसको ग्रो करा रहा है। इस कह रहा है कि पोषक माध्यम में इन्होंने, इस पोषक माध्यम में अमोनियम क्लोराइड लिया था, NH4Cl। क्या लिया? अमोनियम क्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है? NH4Cl। खास बात यह रहा कि इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप था। आप लोग पढ़े होइएगा आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन। तो आइसोटोप समस्थानिक होता है ना, तो ये हेवी आइसोटोप। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि नॉर्मल नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है? यही ना होता है नाइट्रोजन। आप देखिएगा पीरियोडिक टेबल में तो किस ग्रुप का सदस्य है ये N7 होता है ना, और 14 यह होता है नॉर्मल नाइट्रोजन। इसका परमाणु संख्या हो गया और ये परमाणु भार हो गया, परमाणु संख्या परमाणु भार। तो ये N14 हो गया नॉर्मल। लेकिन यहां पर इन्होंने पोषक माध्यम में जो अमोनियम क्लोराइड लिया, वो अमोनियम क्लोराइड का जो नाइट्रोजन था वो N15 था। 14 नहीं, नाइट्रोजन 14 नहीं, N15, N15, यानी कि नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप लिया गया N15, N15, ठीक है। इसमें इस पोषक माध्यम में जिसमें अमोनियम क्लोराइड लिया गया था, उस अमोनियम क्लोराइड का नाइट्रोजन ऐसा वाला नहीं था, नॉर्मल नहीं था, वो हेवी आइसोटोप था। किसका? नाइट्रोजन का, N15, ठीक है। अब इसको इस माध्यम में कुछ दिन ग्रो कराया गया। जब इसका वृद्धि कराया गया तो अब आप जानते हैं कि इस्चेरिचिया कोलाई इसमें विकसित करेगा
और अपना कोशिका विभाजन करेगा। जीवाणु विभाजन किस विधि से होता है? एमाइटोसिस, और समसूत्री विभाजन होता है। तो कुछ समय ग्रो करने के बाद यह जो इकोलाई ग्रो किया, यह इकोलाई जो ग्रो किया, वह इकोलाई आपको जब यहां से जो इकोलाई ग्रो करके बाहर निकलेगा इसमें से, ठीक है, और इस इकोलाई का इसमें जो डीएनए है, इसका जब डीएनए बाहर निकाला गया तो इस इकोलाई का डीएनए, इस इकोलाई का जो डीएनए था उसके दोनों स्ट्रैंड में N15 N15 का समावेशन हो गया था। ठीक से सुनिए, ये आपको इकोलाई है, इस परखनली में लेके ग्रो कराया जा रहा है अमोनियम क्लोराइड, जिसमें है डिस्पोषक माध्यम में। इसमें नाइट्रोजन 15 वाला लिया गया, यानी कि नॉर्मल नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन का हेवी आइसोटोप लिया गया है। कुछ समय तो ग्रो कराने के बाद जो नए इस्टिरिचिया कोलाई बने, उस देखा गया कि उनके डीएनए में, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है ना डीएनए में, तो उनके जो नए डीएनए बने उसके दोनों ही स्ट्रैंड में ये जो हेवी आइसोटोप लिया गया था N15 का, उसका समावेशन हो चुका था। यहां तक कोई दिक्कत? अब इन्होंने क्या किया कि फिर ऐसे इकोलाई को अब दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, अब ऐसे इकोलाई जिसके डीएनए का दोनों स्ट्रैंड N15 वाला हो गया था, वैसे इकोलाई को अब फिर से टेस्ट ट्यूब में लिया, फिर उसमें टेस्ट ट्यूब में पोषक माध्यम लिया, संवर्धन माध्यम जिसमें ग्रो करता है, और ऐसे इकोलाई को फिर से इसमें ग्रो कराया इन्होंने। ऐसे इस्टिरिचिया कोलाई को फिर क्या किया, डाला, दूसरे परखनली में रखकर ग्रो कराया, विकसित कराया। अब की बार उन्होंने जो अमोनियम क्लोराइड लिया था NH4Cl, इस अमोनियम क्लोराइड में जो अब की बार इन्होंने इस पोषक माध्यम में अमोनियम क्लोराइड लिया, NH4Cl लिया, इसमें जो N था वो नॉर्मल वाला N था, यानी कि दोबारा से ये पहला प्रयोग हो गया, फिर दूसरा काम किया उन्होंने। तो इसमें उन्होंने जो अमोनियम क्लोराइड लिया, इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था वो नॉर्मल वाला नाइट्रोजन था, हेवी आइसोटोप नहीं था, यानी कि N15 नहीं था, N15 ना होकर के N14 था। अब इन्होंने इसको यहां रख करके इसको उन्होंने वाच किया कि हो क्या रहा है। आपको जानना चाहिए कि इस्टिरिचिया कोलाई हर 20 मिनट के बाद अपना संख्या डबल करता है, यानी कि हर 20 मिनट के बाद एक इकोलाई से 2 इकोलाई बन जाता है। तो एक इकोलाई से 2 इकोलाई बनेगा, तो एक इकोलाई से 2 इकोलाई बनने के पहले उसमें डीएनए भी तो डबल होगा, डीएनए भी तो एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। तो देखा गया, अब ध्यान से हम लोग देखेंगे, ये NH4Cl है, N14 वाला है। अब क्या हो रहा है यहां कि जैसे मान लिया जाए ये आपका डीएनए है, ठीक है, तो इस डीएनए में यहां जो इकोलाई लिया गया उस डीएनए में दोनों स्ट्रैंड पहले से क्या है, N15, यही वाला ना हम लिए हैं इकोलाई इस टेस्ट ट्यूब में। तो इस इकोलाई में जो डीएनए है उसका दोनों स्ट्रैंड क्या है, N15 वाला है। अब क्या होगा, 20 मिनट के बाद, जैसा कि मैंने बताया, 20 मिनट के बाद जैसा कि मैंने बताया, इसमें क्या होगा, अब एक डीएनए से 2 डीएनए बनेगा। बीस मिनट के बाद एक डीएनए से 2 नया डीएनए बनेगा। तो जो 2 नया डीएनए बनेगा,
देखा गया कि 20 मिनट के बाद, आफ्टर 20 मिनट, यहां जो स्टिरचिया कोलाई लिया गया है उसमें जो डीएनए है वो कितना वाला डीएनए है? डीएनए का दोनों स्ट्रैंड N15 है। अब 20 मिनट के बाद जो डीएनए लिया जाएगा वो क्या होगा? एक डीएनए से तो नया डीएनए बना, उसमें देखा गया कि एक जो स्ट्रैंड था वो N15 वाला था और एक स्ट्रैंड N14 वाला था। इसमें भी देखा गया कि एक स्ट्रैंड N15 वाला था और एक N14 वाला था। मतलब कि इस्चेरिचिया कोलाई जो टेस्ट ट्यूब में ग्रो करा जा रहा है उसका जो डीएनए है उसके दोनों स्ट्रैंड में N15 समावेशित है। अब वह ग्रोथ जिस माध्यम में हो रहा है, पोषक माध्यम में, वहां जो अमोनियम क्लोराइड है वो अमोनियम क्लोराइड कैसा है? N14 वाला है। अब इस माध्यम में ग्रो करने के बाद जब ये एक डीएनए से दो नया डीएनए बनेगा, यानी कि जब एक कोशिका विभाजन करेगा, एक इकोलाई से दो सेल बनेगा, एक इकोलाई के सेल से दो सेल बनेगा, तो क्या होगा? ये अपना डीएनए भी डबल करेगा। तो जब डीएनए डबल किया 20 मिनट के बाद तो देखा गया कि इस पुराने डीएनए से जो दो नया डीएनए बना, उस दो बने नए डीएनए में एक स्ट्रैंड N15 वाला था और एक N14 वाला था। एक N15 वाला था, दूसरा N14 वाला था। मीन्स कि कैसे बनाइए? तो यही N15 वाला दोनों स्ट्रैंड खुला और इसको आधार मान करके दो नया स्ट्रैंड बना। अब जो दो नया स्ट्रैंड बना तो किस माध्यम में ग्रो कर रहा है? N14 में ग्रो कर रहा है। तो जो दो नया स्ट्रैंड बना वो N14 वाला बना। कोई दिक्कत? अब इसी तरह से फिर देखिएगा 40 मिनट के बाद क्या होगा? अब फिर जैसे एक से दो सेल बना तो दो से चार सेल बनेगा, यानी कि जो अब उसी तरह से दो से चार डीएनए बनेगा। तो जो दो से चार डीएनए बनेगा उस चार डीएनए में क्या होगा? अब क्या होगा कि दो से चार डीएनए बनेगा। उस चार डीएनए में आप देखिए तो उस चार में दो डीएनए देखिएगा वो मिक्स टाइप का बनेगा। मिक्स टाइप का बनेगा मतलब इस जो चार डीएनए बनेगा उसमें दो बनेगा मिक्स टाइप वाला और दो बन जाएगा नया टाइप का। तो देखिए ये अब क्या होगा? ये अब जब इससे जब नया डीएनए बनेगा तो एक स्ट्रैंड N15 है और एक N14 है। अब ये दोनों क्या होगा? एक N15 स्ट्रैंड है, एक N14 है, ये खुला। एक N15 वाला है, एक N14 वाला है। अब यहां जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या बनेगा? N14 वाला बनेगा। कोई दिक्कत इस पर? ये स्ट्रैंड पूरा क्या है? N14 है। तो यहां जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो क्या होगा? N14 वाला बनेगा। यानी कि यहां एक स्ट्रैंड अब क्या हो जाएगा? N15 और एक N14, यानी कि मिक्स टाइप का बना। फिर जब ये पूरा N15 वाला जब आधार का काम करेगा तो नया बना N14 तो मिक्स टाइप का हो गया। लेकिन जब ये N14 वाला स्ट्रैंड आधार का काम करेगा तो नया जो बनेगा वो भी तो N14 वाला बन जाएगा। समझ में आया? तो पहला इससे जो एक डीएनए से जो दो डीएनए बनेगा, एक बनेगा मिक्स टाइप, मतलब एक मिक्स टाइप मतलब एक स्ट्रैंड N15 वाला होगा तो दूसरा N14 वाला बनेगा। जब ये आधार का काम करेगा N15 वाला तो, और जब N14 वाला आधार का काम करेगा तब क्या होगा कि जो नया बनेगा वो भी N14 वाला बनेगा, यानी कि हो गया नया टाइप। ठीक उसी तरह से ये डीएनए है, दोनों खुलेगा, एक N15 है, एक N14। तो यहाँ जो स्ट्रैंड बनेगा N14 बनेगा, तो मिक्स टाइप का हो गया। ये ऑलरेडी N14 है, यहाँ जो नया बनेगा वो भी N14 होगा। तो ये क्या हो गया? इसमें
तो यहां आप देखिएगा कि फिर एक मिक्स बन गया और यहां नया टाइप का बना। कोई दिक्कत? यहां जो इक्वलाई स्टार्टिंग में लिया गया था, इसका डीएनए कैसा था? इसका डीएनए N14 वाला था। इसको ग्रो कराया गया अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम के साथ जिसमें N15 था। तो कुछ समय ग्रो करने के बाद जो डीएनए बने, जो नया इक्वलाई बना, उसमें जो डीएनए बना नया, उसका दोनों स्ट्रैंड N15 वाला आ गया। अब इसको नए टेस्ट ट्यूब में डाला गया दूसरा में, जिसमें अमोनियम क्लोराइड लिया गया था, लेकिन N15 नहीं N14 लिया गया था। हेवी आइसोटोप न लेकर के नॉर्मल नाइट्रोजन लिया गया था। अब इसमें क्या होगा, इसको बारीकी से देखा गया। 20 मिनट पर अपना संख्या डबल करता है, यानी इक्वलाई एक कोशिका से दो कोशिका बनाता है। तो कोशिका बनाने से पहले आप लोग पढ़े हुए ना, कोशिका विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, तब कोशिका द्रव का विभाजन होता है। तो यहाँ केंद्रक थोड़े होता है, यहाँ तो इसके पीछे अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। तो पहले अपना एक डीएनए से डीएनए बनाएगा, तब लोग कोशिका द्रव का विभाजन करेगा। तो अब ये पुराना वाला डीएनए है जो अब 20 मिनट के बाद ये अपना डीएनए डबल किया या कोशिका का डबल करेगा। तो इसमें क्या होगा, अब ये दोनों स्ट्रैंड N15 है, ये दोनों खुलेगा, आधार का काम करेगा। ग्रो किस माध्यम हो रहा है? N14 में। तो जो नया स्ट्रैंड बना N14 वाला बनेगा। तो ये दोनों हो गया मिक्स टाइप का। अब फिर अगला 20 मिनट बाद 2 डीएनए से 4 डीएनए बनेगा। इसमें क्या होगा, फिर ये खुलेगा, ये अलग खुलेगा, दोनों आधार का काम करेगा। N15 आधार बन के जो नया डीएनए बनेगा, कहां ग्रो कर रहा है? N14 में। तो एक N15 एक 14 वाला बनेगा। अब ये जो आधार का काम करेगा N14 वाला, तो कहां ग्रो कर रहा है? N14 वाला माध्यम में। तो नया बनेगा N14। यानी कि एक इससे जो डीएनए बनेगा, एक पूरा मिक्स टाइप का होगा N15 N14 वाला, और एक होगा नया टाइप का जो दोनों N14 वाला होगा। उसी तरह से यहां बनेगा। अब आप लोग बताइए कि 60 मिनट के बाद अब ये 4 डीएनए से कितना डीएनए बनेगा? 8 डीएनए बनेगा। अब 8 डीएनए में आप लोग बताइए कि कितना मिक्स टाइप का होगा, कितना पुराना टाइप का होगा। तो क्या होगा, देखिए मिक्स कहां कहां बनेगा? जो पहले से मिक्स है उसी से मिक्स बन सकता है ना, जो पहले से मिक्स है उसी से मिक्स बनेगा। जो N14 इससे मिक्स थोड़े बनेगा, जो नया वाला उससे मिक्स नहीं बनेगा। अब जैसे यहां N15 N14 है 4 में पहला, तो फिर इसमें नया बनेगा, तो एक मिक्स टाइप का बन जाएगा और एक नया टाइप का बन जाएगा। यहां भी अच्छा, ये जो दोनों N14 का स्ट्रैंड है वो दोनों खुलेगा, तो उसे तो दोनों नया वाला बनेगा। उसी तरह से फिर N15 N14 से एक मिक्स एक नया, और जो जिसका दोनों स्ट्रैंड ही N14 है, उसे जो 2 डीएनए बनेगा तो दोनों N14 वाला बनेगा ना। यानी कि अगला 60 मिनट के बाद अगर इस 4 डीएनए से जो नया 8 डीएनए बनेगा, उसमें सिर्फ 2 बनेगा क्या? मिक्स टाइप वाला डीएनए, और 6 बनेगा नया डीएनए। मिक्स टाइप का डीएनए मतलब 4 से जो 8 बनेगा उसमें 2 स्ट्रैंड बनेगा, दो जो डीएनए बनेगा उसमें एक N15 N14 होगा, दो में एक स्ट्रैंड क्या होगा? N15 वाला, और एक N14 वाला होगा। बाकी जो 6 डीएनए बनेगा नया वाला, वो सब N14 वाला होगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि हर बार जब जब विभाजन कर रहा है, जब जब एक डीएनए से नया डीएनए बन रहा है, तो क्या हो रहा है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुल रहे हैं, अब उसको आधार मान करके दो नया स्ट्रैंड बन रहा है। यानी कि हर बने नया डीएनए में एक स्ट्रैंड पहले वाला रह रहा है और एक नया बन रहा है। यानी कि इस तरह से उन्होंने, किसने? मेसेल्सन और स्टाहल साहब के एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर हुआ कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो अर्ध संरक्षित विधि से होता है। ना वह संरक्षित विधि से होता है, ना वह कंजर्वेटिव मेथड से होता है, ना डिस्पर्सिव मेथड से होता है। किस मेथड से होता है? सेमी कंजर्वेटिव मेथड से होता है। यानी कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्ध संरक्षित विधि से होता है। यह बात इकोलाई पर रिसर्च करके उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब कह रहा है, इसको आप देख सकते हैं, जैसे आप सीजियम क्लोराइड का सेंट्रीफ्यूजेशन ग्रेडियंट, सीजियम क्लोराइड के सीजियम क्लोराइड माध्यम लेकर के अब आप जब सेंट्रीफ्यूजेशन ग्रेडियंट कीजिएगा, सेंट्रीफ्यूजेशन होता है ना वो अपकेंद्रीकरण कहते हैं, सीजियम क्लोराइड मतलब CaCl। तो इस CaCl के साथ क्या बोलेंगे उसको? सेंट्रीफ्यूजेशन ग्रेडियंट।
तो आप कीजिएगा, जैसे कि आप बुक का सहारा लीजिए, आप सीजियम क्लोराइड मीडियम के साथ जब कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर आप कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, बाल्टी में पानी ले लेते हैं ना, गंदा पानी हो, जिसमें छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हो, बालू हो, कागज का टुकड़ा हो, तो आप बालू को, उस पानी को बाल्टी में चला के छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, जो पेबल्स होते हैं, बालू पत्थर के टुकड़े, वो नीचे बैठ जाते हैं पेदी में, जो सबसे भारी है वो पेदी में बैठ जाता है, जो उससे कम भारी है वो बीच में रहेगा, जो सबसे कम हल्का रहता है वो पानी की सतह पर तैरता है। तो उसी तरह से जब CaCl सेंट्रीफ्यूजेशन CaCl के साथ सीजियम क्लोराइड मतलब CaCl के साथ जब ये इसका हम सेंट्रीफ्यूजन कराते हैं, सेंट्रीफ्यूजन ग्रेडियंट कराते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ आप बुक का आप सहारा लीजिए, बुक में फिगर बनाया गया है हमसे बढ़िया, आप उसको ध्यान से देखिए। तो इसमें वो दिखाया गया है, रेड से दिखाया गया होगा, ठीक है, छोटा छोटा करके बना देते हैं हम, रेड से दिखाया गया होगा कि यहाँ जो दोनों, यहाँ डीएनए जो स्ट्रैंड है वो N15 वाला है, कितना वाला है, सबसे नीचे N15 वाला है, बीच में मिक्स टाइप वाला है, बीच में क्या है, मिक्स टाइप वाला है, एक N15 N14 वाला है, और सबसे ऊपर N14 वाला है। यानी इस सीजियम क्लोराइड की उपस्थिति में जो उसका डेंसिटी ग्रेडियंट कराया जाता है, तो उसमें क्या होगा कि सबसे नीचे N15, चूंकि वो हेवी आइसोटोप वाला है, बीच में मिक्स वाला, सबसे ऊपर N14 वाला। बात समझ में आया? तो हमको उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इस फिगर को ऐसे भी देख सकते हैं, ये दोनों क्या है, N15 हो गया, ये दोनों क्या हो गया, N15। क्लियर दिखाई पड़ रहा है? अभी ग्रो हो रहा है किस माध्यम में, N14 वाला में। तो यहां भी हम जो इसे कलर कर दे रहे हैं, ये आपका N15 हो गया, जिसको कलर कर देना है, जो नहीं करेंगे वो N14 हो गया। अब इसमें देखिए ये N15 वाला स्टैंड है, क्लियर है, एक N15 एक N14, ये N15 हो गया, और एक जो इस कलर से है, अब येलो कलर कहिए, जो इस कलर से वो N15 हो गया, और जो व्हाइट कलर से वो N14 हो गया। उसी तरह से यहां आप देखिएगा, N15 हो गया कलर वाला, और जो नहीं कलर है वो N14, और इसमें फिर एक N15 हो गया। आपकी बुक में फिगर बनाया गया होगा, वो रेड से दिया गया होगा। समझ में आ रहा है? तो यही कहानी है, यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाले, क्या निष्कर्ष निकाले कि डीएनए से डीएनए बनने की घटना डीएनए प्रतिकृतिकरण कहलाती है, जो अर्धसंरक्षित विधि से संपन्न होती है। और डीएनए प्रतिकृतिकरण की घटना अर्धसंरक्षित विधि से ही संपन्न होती है, इस बात को हम लोग मेसेल्सन और स्टाहल साहब के एक्सपेरिमेंट से भली भांति समझ लेते हैं, या मेसेल्सन और स्टाहल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से सिद्ध कर दिया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, ई कोलाई पर। तो नॉर्मल उन्होंने ई कोलाई लिया जो N14 वाला था, फिर उन्होंने पहले बार उन्होंने ग्रो कराया अमोनियम क्लोराइड के साथ पोषक माध्यम में। तो कुछ समय ग्रो कराने के बाद इसके सारे स्ट्रैंड N15 वाला बन हो गया। अब वैसे ई कोलाई जिसका स्ट्रैंड डीएनए का दोनों N15 वाला हो गया था, उन्होंने दूसरे पोषक माध्यम में ग्रो कराया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में लेकर के, जहां अमोनियम क्लोराइड लिया गया था, कैसा वाला, N14 वाला लिया गया था। अब हर 20 मिनट पर ये अपना संख्या डबल करता है, तो
तो स्टार्टिंग में जो लिया गया वो N15 है। अब 20 मिनट के बाद दो बनेगा, एक खुलेगा तो दोनों स्टैंड खुलेगा, नया बनेगा। तो नया बनेगा तो किस माध्यम ग्रो कर रहा है N14 वाला में, तो नया बना, तो दोनों मिक्स टाइप का बना। अगला 20 मिनट के बाद फिर 2 से 4 बनेगा, तो जो 2 से 4 बनेगा, अब यहाँ एक पुराना है एक नया है, ग्रो हो रहा है नया वाला मीडियम में, तो क्या होगा जो 4 बनेगा। अब तब ये दोनों खुलने के बाद आधार का काम करेगा, तो एक मिक्स टाइप का बना एक नया, और उसी तरह से यहाँ भी एक मिक्स और एक नया। अगला जो 20 मिनट होगा यानी कि 60 मिनट के बाद इस 4 से 8 बनेगा। उस 8 में क्या होगा आप लोग अब तक निकाल चुके होइएगा। उस 8 में 2 बनेगा मिक्स टाइप। मिक्स टाइप का रहा है मतलब एक N15 एक N14, तो 8 में 2 कैसा बनेगा मिक्स टाइप वाला N15 N14 वाला, और 6 जो नया डीएनए स्ट्रैंड बनेगा वो नया वाला मतलब जिसका दोनों स्ट्रैंड N14 वाला है। और देखिएगा कि इसको हम जो सेंट्रीफ्यूजेशन ग्रेडियंट या डेंसिटी ग्रेडियंट होता है, तो सीजियम क्लोराइड आपके बुक में बना के दिया गया होगा, उसके आधार पर हम लोग इसको आप यहाँ देख सकते हैं CaCl मीडियम में हम लोग करके देख सकते हैं। तो यहाँ जैसे कि हमने बनाया था क्या, आप जैसे ये डीएनए हो गया, सबसे नीचे रहेगा N15 वाला दोनों स्ट्रैंड है, ठीक है। और ये मिक्स वाला है, तो ये मिक्स वाला बीच में रहेगा और सबसे ऊपर N14 वाला रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये सबसे चूंकि दोनों स्ट्रैंड क्या है N15 वाला हेवी आइसोटोप है, सबसे नीचे ये बीच में और सबसे ऊपर जो N14 वाला है। तो इस तरह से हम लोग ये पढ़ लिए। अब हम लोगों को देखना है कि ठीक है भाई, डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो अर्ध संरक्षित विधि से होता है, लेकिन अब है कि इसका क्रियाविधि क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ डीएनए। बंद कर दो।